गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 10 मई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हूँ। तो ब्रीफली देखते हैं दोस्तों क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग फ्रंट पेज वाली न्यूज़ जो कि हम लोग रोज़ करते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग रूपी। एक्चुअली रूपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो चला गया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जीएस पेपर 3 से। फिर हम लोग बात करेंगे साइक्लोन आसानी के बारे में। वैसे साइक्लोन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में कल डिस्कशन किया था और आपका मैंने कुछ सजेशन भी वहाँ पे दिए थे। तो आज हम लोग एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, टैगोर उनके थॉट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, 2 मिनट का टॉपिक है। वीमेन ड्रिंकिंग इन इंडिया, ये भी एक सर्वे की बात है, तो उस सर्वे में जानेंगे कि क्या कहा गया है, इंडिया में कितनी वीमेन ड्रिंक करती हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ड्रिंक किया जाता है, वो सब थोड़ी बहुत यहाँ पे देखेंगे। बॉन्ड्स एंड द बॉन्ड यील्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 में। ये हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, जिसमें हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ये एकदम से इकोनॉमी का बिल्कुल कोर टॉपिक होता है ये, राइट। हमारे कैपिटल मार्केट से टॉपिक करते हैं हम लोग इसको, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम यहाँ पे क्या है ये। आउटडेटेड लॉज इन इंडिया, ये हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने कई बातें बोली हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई सारी बातें बोली हैं एक ही कॉमन चीज़ को लेके। वो कॉमन चीज़ क्या है, क्या वो बात बोली गई हैं, क्या उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। रोल ऑफ एमिग्रेंट्स, ये आज के बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन में से कवर किया गया है, जिसमें जो इंडियन जो एमिग्रेंट्स होते हैं जो बाहर जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, इंडिया में पैसा भेजते हैं, उसके बारे में है। इंडिया जर्मनी रिलेशन, क्योंकि मोदी जी अभी जर्मनी में हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, इंडिया जर्मनी रिलेशन के बारे में फ्रॉम जीएस पेपर 2। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक भी हमारे पास रहेंगे जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं ब्रीफली दोस्तों कि आज फ्रंट पेज पे क्या है। फ्रंट पेज पे देखिए जो हमारे सामने न्यूज़ है वो ये है। पहली तो अमिड राइजिंग वायलेंस महिंदा राजपक्षे क्विट्स है श्रीलंका पीएम। तो भैया इन्होंने कर दिया है फाइनली क्विट। बहुत समय से लोग सड़कों पे थे, वायलेंस हो रहा था, लोग उनको ब्लेम कर रहे थे, उनके रिज़ाइन की डिमांड कर रहे थे, फाइनली उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है। तो राजपक्षा जी का जो पूरा ख़ानदान है बेसिकली, वो पूरा ख़ानदान है श्रीलंका के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके ऊपर एकदम सांप के जैसे कुंडली मार के बैठे हैं। तो अभी धीरे धीरे उनको हटाना यहाँ से शुरू कर दिया गया वहाँ की जनता ने। ये पावर होती है जनता के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं ना पीपल, लोगों के अंदर क्या पावर होती है, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, अगर लोग चाहें तो कुछ भी हो सकता है। एक बहुत फेमस डायलॉग है दैट गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ पीपल, पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल, पीपल शुड नॉट बी अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाई है, ठीक है, लोगों के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए लोग नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कुछ केसेस में, बट ओवरऑल गवर्नमेंट लोग इसलिए चुनते हैं ताकि हमारे सोसाइटी में ऑर्डर रहे। तो कई बार जो गवर्नमेंट चुनी जाती है भैया वही फिर लोगों को जो है परेशान करने लगती है। तो जब लोग एक हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर समय बदल जाता है, रिवोल्ट होते हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा है, अगर आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वी विल कंसिडर द सेडिशन लॉ, इसको थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। रूपी हिट्स द न्यू लॉ, ये भी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसको अलग से स्लाइड में इंक्लूड किया है, बाकी और कुछ खास फ्रंट पेज पे है नहीं। आज कुछ खास हुआ था वैसे हमारे, अगर आप इतिहास में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो और अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा हुआ अच्छे से तो आपको ये पता होगा कि आज इतिहास में काफ़ी एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट की जो शुरुआत हुई थी एक्चुअली, जो कि मेरठ से शुरुआत मानी जाती है। मेरठ कैंटोनमेंट के अंदर रिबेलियन हुआ था, वहाँ पे कुछ सैनिक जो काफ़ी समय से परेशान थे बहुत सारे रीजन्स को लेके, और उन्होंने फाइनली रिवोल्ट किया था मेरठ के अंदर। तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे मेरठ कैंटोनमेंट में, जिसमें कई अंग्रेज ऑफिसर्स को भी मार दिया गया था। उसके बाद मेरठ से बहुत सारे सोल्जर्स हमारे वो कहाँ चले, वो दिल्ली की तरफ चले। तो दिल्ली में मुग़ल बादशाह थे, तो वो सो रहे थे बेचारे बुढ़ापे में, उनको उठाया रात को, बोले भैया देखो ऐसा करो आज से आप इंडिया के बादशाह हो। तो बोले ऐसे कैसे हो गया, बोला हाँ बस हो गया, बनना है कि नहीं बनना है, यस और नो में आंसर दो। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, बुढ़ापे में है, आखिरी समय आ गया है, उन्होंने बोल दिया चलिए ठीक है। तो उनको मुग़ल बादशाह को बना दिया गया था इंडिया का अकबर। बेसिकली वैसे तो उनका कोई कंट्रोल था नहीं कहीं पे भी, वो खुद अपने किले के अंदर पेंशन लेके रहते थे बेचारे, बट स्टिल जो भी था। तो उसके बाद से जो है पूरे कंट्री के अंदर जगह जगह पे रिवोल्ट हुए। तो कुछ इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिर्फ एक रिवोल्ट था, कुछ का मानना है कि वो सिपोइस म्यूटिनी थी,
है ना, कुछ सैनिक थे परेशान थे, सिपोई मुटिनी थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस वॉर था। ठीक है, तो अब सबके अपने 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 विचार हो सकते हैं। और यूपीएससी में सवाल ये पूछा भी गया है, इट वॉज नीदर इंडिपेंडेंस वॉर, इट वॉज नीदर सिपोई म्यूटिनी, इट वॉज नीदर अ रिवॉल्ट, है ना। तो सभी के लिए जो है आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो खैर वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ हुई। जैसे कानपुर के अंदर वहाँ पे नाना साहेब थे, है ना, वो भी पेंशन पे ही रह रहे थे। तो नाना साहिब को भी जोश आया कि भैया जब दिल्ली में हो गया तो हम भी कर लेते हैं। तो नाना साहिब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो उनकी लड़ाई हुई कानपुर में, क्योंकि जो बाजीराव टू थे वो उनके अडोप्टेड सन थे, तो उनके साथ लड़ाई हुई। झांसी में तो आपको पता ही है लक्ष्मीबाई जी थी, उनके साथ झांसी में लड़ाई की गई। और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम था ह्यूज रॉस। ठीक है, तो झांसी में पहले इनकी लड़ाई हुई। तो झांसी में जब थोड़ा सा पुशबैक हुआ तो रानी जी जो हैं, झांसी रानी जी जो हैं, लक्ष्मीबाई जी, वो चली गई कहाँ पे, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में उन्होंने फिर हेल्प किसकी मांगी, तांत्या टोपे की। तो तांत्या टोपे और रानी झांसी फिर मिलके ग्वालियर में लड़े। तो ग्वालियर में फिर वो हुज रोज के साथ लड़े और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनकी बैटल में ही, ग्राउंड पे ही डेथ हो गया। बिहार के अंदर भी रिवोल्ट हुए, अलग तो अलग अलग जगह पे बिहार में एक बहुत बड़े जाने माने ज़मींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। ठीक है, ज़मींदार कुंवर सिंह थे और भैया बहुत बूढ़े थे, 80 साल के थे। तो ये भी अंग्रेज़ों से बहुत परेशान थे अलग अलग कारणों को लेके। तो इन्होंने भी वहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े ये। तो अनफॉर्चुनेटली ये इनको भी इंजरी हुआ, ये भी मारे गए। वैसे भी बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा थे ही, 80 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। लखनऊ में जो रानी थी हज़रत महल, उनके साथ इश्यूज़ हुए ब्रिटिशर्स के। तो वो सारी की सारी चीज़ें हुई, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। लेकिन शुरुआत होती है आज के दिन से। ठीक है, तो मेरठ में आज के दिन से शुरुआत मानी जाती है। तो ये थोड़ा अगर आपको हिस्ट्री का पता है तो आप वो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो ये है, रूपी हिट्स अ न्यू लो अमिड डॉलर आउटफ्लो। मतलब डॉलर जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, और डॉलर क्योंकि बाहर जा रहा है तो इसलिए रुपये की वैल्यू हो रही है बहुत ज़्यादा कम। तो अगर हम लोग कल की बात करें, मतलब मंडे की अगर बात करें, तो भैया लगभग 78 रुपीज़ $1 हो चुका है। तो लगातार डॉलर की कीमत यहाँ पे डाउन जा रही है। इसके कारण क्या है, देखिए इसके कारण जो कुछ, हालांकि इस आर्टिकल के अंदर कुछ खास नहीं बताया है। इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक चीज़ बताई गई है, क्योंकि डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर इंडिया से वापस जा रहा है। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, चाइना से भी, बहुत सारी कंट्री से डॉलर जो है वो वापस अमेरिका की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अमेरिका के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हैं। तो इसीलिए वो अपना जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा था वो दूसरी मार्केट से निकाल के यूएसए की तरफ लेके जा रही हैं। अब बोलोगे सर ये अपॉर्चुनिटी कैसे नज़र आती है। देखिए इन्वेस्टर का सिर्फ एक काम होता है, पैसा कमाना, है ना। जहाँ से उसको प्रॉफिट नज़र आता है वो पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करता है। तो यूएसए के अंदर क्या था, पहले वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है उसने वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0 कर रखे थे। तो सीधी सी बात है भैया, जब आपका इंटरेस्ट रेट 0 है तो कोई फिर आपके बैंक में पैसा क्यों डालेगा, आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो हुआ ऐसा कि फेडरल रिजर्व ने यूएसए के अभी इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। तो यूएसए के बैंकों में जब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो दुनिया भर से लोग जो है वो यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर यूएसए के अंदर प्रॉफिट नज़र आता है ना। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको डॉलर में इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है ना। दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी मानी जाती है आज भी डॉलर, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्री मानी जाती है इवन आज भी यूएसए। तो यूएसए के बैंकों में जब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है दुनिया भर से पैसा वो डॉलर अमेरिका की तरफ चलना शुरू हो जाता है, और वही हुआ इस बार भी। वो सारी उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इंडिया का इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जो नेट अमाउंट होता है नेशन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हमें, आपको सबको पता है कि हम लोग एक्सपोर्ट काफ़ी कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। तो खासकर यहाँ पे गोल्ड, ऑयल, सबसे बड़ी चीज़ें तो यही हो गई हमारी, राइट। और भी कुछ सामान होता है बट या, तो जब जब करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो इससे किसी भी कंट्री की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम नज़र आने लगती है ना। क्योंकि जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आपकी कंट्री से करेंसी आउटफ्लो करता है ना। अगर मान लो सऊदी अरेबिया से ऑयल मंगवा रहे हो तो सऊदी अरेबिया को तो डॉलर देने पड़ेंगे ना, तो डॉलर वो इंडिया से बाहर जा रहा है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो सीधी सी बात है क्रूड ऑयल भी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया इंटरनेशनली। तो मान लो आपको 100 लीटर तेल खरीदना है
पहले आपको 100 लीटर तेल खरीदने के लिए आपको $5 देने पड़ते थे, ठीक है। इस बार आपको क्योंकि महंगा हो गया तो 100 लीटर डॉलर देने के लिए आपको $7 देने पड़ रहे हैं, क्योंकि तेल महंगा हो गया है। तो करेंसी से इंडिया से ज़्यादा डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट वाला तो आपको बता ही दिया, जो कि प्राइमरी कॉज यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का जो है वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट होता है दोस्तों जो गवर्नमेंट की इनकम होती है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनकम बहुत सारे तरीके से हो सकती है, टैक्स के थ्रू भी हो सकती है और नॉन टैक्स इनकम भी हो सकती है सरकार की। तो जो सरकार की इनकम होती है, जो सरकार का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है, मतलब सरकार के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सरकार की इनकम कम हो रही है। और जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार के पास जो है कैपेसिटी कम है ना, और सरकार को उसके लिए पैसा मार्केट से बोरो करना पड़ता है। तो भैया सरकार उधारी में जी रही है बेसिकली, है ना, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो ट्रस्ट होता है इकोनॉमी के अंदर वो थोड़ा सा कम होने लगता है। इन सारे की सारी वजह से इंडिया से डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है और हमारा वीक बहुत रुपया जो है काफ़ी कमज़ोर हो रहा है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। हालांकि सरकार कुछ भी बोले अपनी तरफ से, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास देखिए वो है आसानी सेट टू वीकन नियर द ओडिशा कोस्ट। ये कल हम लोग बात कर चुके थे, आराम से हम लोगों ने बढ़िया से बात किया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो किस तरह से चलते हैं, है ना, ये बात हम लोगों ने कल कर लिया था। लेकिन इसके नाम की हम लोगों ने कल बात किया था और मैंने आपको बोला था कि आप खुद से थोड़ा सा गूगल करें। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था, उसको जाके आप पढ़ लेंगे, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। तो ये कोई पुरानी स्लाइड मिल गई मुझे अपने लैपटॉप के अंदर। मैंने बहुत साल पहले, बहुत साल तो नहीं, 2-3 साल पहले एक यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनाया था अपने, और उस पर मैंने थोड़ा सर्च किया तो लकीली मुझे ये मिल गया। तो ये नाम कैसे रखे जाते हैं साइक्लोन्स के, बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो दुनिया भर में जो है देखिए 1 मायामी, 2 होनोलुलु, 3 नाडी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक न्यू दिल्ली में रहता है, एक टोक्यो में रहता है और एक ये ली रियूनियन में रहता है। तो दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर हैं। और जो इंडियन ओशन में काम करता है वो है न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि हमारा IMD है। तो ये क्या करते हैं, दुनिया भर में जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनकी नेमिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो इंडियन ओशन वाले में कंसर्न हैं, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है कि अटलांटिक में क्या हो रहा है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, देखिए बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये पहले थी। उसके बाद हम लोगों ने 6 कंट्री को यहाँ पे और ऐड कर दिया, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE और येमन। ये कुल मिला के ये जो 12-13 कंट्री हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि इंडियन ओशन में आते हैं उनके नाम को डिसाइड करती हैं, और ये सब अपने अपने प्रपोजल भेजती हैं। जैसे हर कंट्री, जैसे बांग्लादेश, ये सब कंट्री हो गई ना, तो ये इन्होंने अपने प्रपोजल्स भेजे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक बार जब लास्ट वाली लिस्ट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद नया लिस्ट दिया जाता है, और नया लिस्ट जैसे ये देखो, ये नया लिस्ट है जो आपके सामने है। तो बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, ये सब नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये आता है हमारा आसानी, और ये लिस्ट वाइज ऐसे चलता है नाम। तो पहले ये वो मोचा तक आएगा, मोचा के बाद फिर से वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, ऐसे चलता है वो। तो आपको पता है कि इससे पहले हमारे पास कौन कौन से आए थे, जवाड़ आया था, शाहीन आया था, गुलाब आया था, यास आया था और तोतई आया था, है ना, बरेवी आया था, गति आया था जो इंडिया ने सजेस्ट किया था। तो ये इस तरह से नाम चलते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से ऑर्डर में एक लिस्ट होती है प्रॉपर। तो देखो हौफ यहाँ पे तक आएगा और हौफ के बाद फिर शमाह। अब जब शमाह ख़त्म हो जाएगा इसके बाद एक नया लिस्ट दिया जाएगा। तो हर कंट्री जो है अपने अपनी लिस्ट प्रपोज करती हैं, लेकिन वो जो लिस्ट में जो नाम होते हैं वो कैसे होने चाहिए उसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे जो भी आप नाम रखोगे तो वो जो है न्यूट्रल होने चाहिए, किसी पॉलिटिकल फिगर पे नहीं होने चाहिए, कोई रिलीजियस टाइप का नाम नहीं होना चाहिए, है ना, किसी पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर नहीं होने चाहिए, न्यूट्रल टाइप का होना चाहिए। और जो मैक्सिमम लेंथ है वो नाम की 8 लेटर की होनी चाहिए। 8 लेटर से ज़्यादा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हो, 8 लेटर से ज़्यादा कोई भी नहीं है ना। इससे नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा आसानी रहती है बेसिकली। और रिपीट नहीं होने चाहिए, नया नाम होना चाहिए, ठीक है, बहुत र्यूड नहीं होना चाहिए और क्रूअल इन नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीधे साधारण से नाम होने चाहिए तभी एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये तो रहता है एकदम पूरे का पूरा प्रोसेस, वो किस तरह से नाम यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों जो हमारे सामने है वो है टैगोर जी को लेकर। टैगोर्स रिमेन्स अ ट्री शेल्टरिंग, क्योंकि 7 तारीख को इनकी जयंती थी टैगोर जी की,
और दुनिया भर में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, सिर्फ इंडिया के तौर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके बहुत जाना जाता है। पहले एशियन रहे थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इनकी एक रचना को लेके, है ना। क्या नाम था उसका बताइए ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये एकमात्र ऐसे पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, पोइट भी थे और पेंटर भी थे, फ़िलोसोफ़र भी थे, बहुत कुछ थे ये, जिन्होंने 2 कंट्रीज़ के नेशनल एंथम लिखे हैं। तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों के नेशनल एंथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं, और दोनों कंट्री में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है इनको। तो सेलिब्रेशन वगैरह पूरी कंट्री में चल रही हैं। तो और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमेशा एक डिबेट किया जाता है। बहुत बार लोग इसको गांधी वर्सेस टैगोर भी बोल देते हैं। और टैगोर जी के जो बेसिकली 2 चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे टैगोर जी के बारे में अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एक तो टैगोर जी के जो विचार हैं खासकर एजुकेशन को लेके, ठीक है, वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की थी, एक आइडियल स्कूल बनाया था इन्होंने। तो एजुकेशन के बारे में ये क्या सोचते थे, ये आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। पूछ लेता है एग्ज़ाम में, कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेता है। और जो इनको नेशनलिज्म को लेके जो इनकी भावनाएं थी वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनलिज्म को लेके गांधी जी के साथ काफ़ी डिबेट भी हुआ इनका, अलग अलग विचार हैं। तो टैगोर जी एक्चुअली बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट भी हैं। ह्यूमनिस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो ह्यूमैनिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, नेशनलिज्म को मतलब सेकेंडरी रखते हैं। तो टैगोर जी का ये कहना था कि ह्यूमनिज्म के सामने जो है नेशनलिज्म को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। उनका कहना था कि ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है, उसके बाद नेशनलिज्म आता है। और टैगोर जी का ये भी कहना था कि जो एकदम अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है वो कन्फ्लिक्ट को पैदा करता है, उससे कन्फ्लिक्ट होते हैं, उससे कंट्रीज आपस में झगड़ती हैं। अब आप देख लीजिए वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये कहाँ से निकले, ये आपके अल्ट्रा नेशनलिज्म से ही निकले, है ना। जब कोई अपनी कंट्री को सुपीरियर समझने लगता है, दूसरी कंट्री को इन्फीरियर समझने लगता है, तभी तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो इनका कहना था कि मैं ऐसे नेशनलिज्म को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा जो दूसरी कंट्री को नीचा दिखाता हो, तो मैं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करूँगा। तो ये एकदम से ट्रू इंटरनेशनलिस्ट थे, ट्रू ह्यूमैनिस्ट थे। बहुत पढ़ना चाहिए आपको इनको, और सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। वो इनके विचार बहुत एनरिच करते हैं। और जीएस पेपर 4 में तो हमसे फ़िलोसफर्स के बारे में पूछा भी जाता है, इंडिया के जो फ़िलोसफर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे सोसाइटी में। तो टैगोर जी का नाम हमेशा बहुत सेंटर में रखा जाता है जब भी इंडिया की फ़िलोसफी के बारे में बात होती है। एक ऐसे इंटरनेशनल फिगर हैं टैगोर जी जिनका दुनिया भर में बहुत नाम तो है ही, और डिबेट्स होती हैं इनकी फ़िलोसफी के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं दुनिया भर में। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं, जैसे नानक जी, कबीर जी, चैतन्य जी, जैसे ये ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उसी में जो है टैगोर जी भी ह्यूमैनिटी की बात करते थे। और पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ ये माइंड की फ्रीडम के बारे में भी बात करते थे, ठीक है। तो माइंड को कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए, माइंड को चेंज के अंदर नहीं रखना चाहिए, माइंड को एकदम ग्रो करने का पूरा चांस मिलना चाहिए, ऐसा भी इनका मानना था। तो इनके विचारों के बारे में डेफिनेटली आपको अलग से भी पढ़ना चाहिए। और एजुकेशन को लेकर इनके जो विचार रहे हैं नेशनलिज्म को लेके, ये जो है आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट कुछ ओपन होगा आपके सामने, अगर आपके पास समय है तो आप उसको भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Only 1% women in 15 to 49 एज ग्रुप कंज्यूम अल्कोहल, NFHS। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है उसमें कहा गया है कि 15 से लेके 49 एज ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 1% महिलाएं ड्रिंक करती हैं, जो कि काफ़ी कम परसेंटेज है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में देखो या अमेरिकन कंट्रीज के कंपैरिजन में देखो, काफ़ी कम है। तो इंडिया में काफ़ी कम जो है महिलाएँ अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। हालांकि स्मोकिंग का परसेंटेज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। जब महिलाओं की बात करते हैं, हमने अपनी दादी को और अपनी आंटीज़ को देखा है बचपन में, वो हुक्का पीती थी। अभी भी आप जाओगे गांव वगैरह में, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो हुक्का पीती हैं। स्मोकिंग का थोड़ा क्रेज़ है, बट ड्रिंकिंग का बहुत कम है। तो ऐसा हमने सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी कह रहा है। तो इनका कहना है कि जो वीमेन का जो शेयर है अल्कोहल का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो अरुणाचल प्रदेश में है 17.8%, सिक्किम में आता है 14%, आसाम के अंदर 5.5%, तेलंगाना 4.9%, गोवा 4.8%। तो इन स्टेट्स की महिलाएं सबसे ज़्यादा ड्रिंक करती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज है। और सबसे नीचे कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम, बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, यहाँ की महिलाएं सबसे कम ड्रिंक करती हैं।
ठीक है। और जब जब मर्दों की बात आती है, मैन की बात आती है, तो मैन में जो है गोवा में सबसे ज़्यादा ड्रिंक किया जाता है। उसके बाद अरुणाचल, तेलंगाना, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार, इनमें सबसे ज़्यादा ड्रिंक होती है। सबसे कम ड्रिंक कहाँ होती है जब मेल की बात आती है, मैन की? लक्षद्वीप में, गुजरात में, J&K, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे कम ड्रिंक किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो आप इसको देख सकते हो। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कुछ डेटा भी रिलीज़ किया है। वो डेटा डेफिनेटली थोड़ा बहुत, वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, उसको मैंने सबको हटा के जो थोड़ा बहुत जो हमारे काम आ सकता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। देखिए, कहते हैं कि जो अमंग वीमेन हैं, जो थोड़ी बहुत वीमेन जो ड्रिंक करती हैं, उनमें से 43% वीमेन ऐसी हैं जो है वंस ए वीक ड्रिंक करती हैं। ठीक है, वंस अ वीक। 17% वीमेन ऐसी हैं जो कि डेली ड्रिंक करती हैं। जो थोड़ी सी वीमेन जो ड्रिंक करती हैं, उनमें से 17% जो हैं एवरीडे ड्रिंक करती हैं। 37% जो वीमेन है वो वंस इन अ वीक करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। और जो मेन हैं, जो मेल हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उनमें से 15% ऐसे हैं जो डेली ड्रिंक करते हैं। 43% ऐसे हैं जो वंस इन अ वीक करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत परसेंटेज, इतना ज़्यादा आपको डेटा याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको हल्का हल्का डेटा पता होना चाहिए। और इस सर्वे में ये भी बताया कि जो ड्रिंकिंग है, जो वीमेन की जो ड्रिंकिंग है वो शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ट्राइबल कल्चर के अंदर जो है ड्रिंक को नशे के लिए नहीं किया जाता, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑल्सो, है ना। बहुत सारे त्यौहार होते हैं, ताड़ी वगैरह पी ली जाती है, मदिरा अलग अलग तरीके से जो है अल्कोहल बनाया जाता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। वो ऐसा नहीं है कि अरे नशे में पी लिया और उसके बाद जो है लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो सब नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। उसके अलावा ये भी कहा कि जो मैन की अगर बात करो और रिलीजन की अगर बात करो, तो क्रिश्चियन मैन जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, 36% रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे रिलीजन्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। और इन्होंने ये भी कहा कि अभी पिछले साल एक्चुअली ड्रिंकिंग कंजप्शन में थोड़ी सी कमी आई है। तो आप सोच रहे होंगे भाई तो बड़ी अच्छी बात है, लोग अवेयर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कमी इसीलिए आई है क्योंकि कोविड-19 के समय में भैया अवेलेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, ठेके बंद थे, है ना, मूवमेंट बंद हो गई थी सब कुछ, और घर पे डिलीवरी होती नहीं थी। हालांकि दिल्ली के अंदर तो प्रपोजल आया था कि होम डिलीवरी भी होगी, और कुछ समय के लिए हुई भी थी शायद कहीं पे, बट कंजप्शन उस वजह से कम हुई है कि अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे ही दोबारा से ठेके खुले तो ले भाई टूट पड़े लोग ठेकों के ऊपर, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जब आप एक्सेसिव कंजप्शन करते हो अल्कोहल का, तो उससे आपके एक्चुअली DNA चेंज हो जाते हैं। और इवन आप अगर आप शराब पीना छोड़ भी देते हो, उसके बाद भी आपके जो है ब्रेन के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस रहते हैं। तो अगर आप ऐसा समझते हो कि दारू मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा रिसर्च नहीं कहती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हमारे सामने है, द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल फिजिक्स गेट रिजॉल्व। ये मैंने अपने लिए लिखा था, डाला था बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता था इसका, फिजिक्स के मॉडल का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिजिक्स के मॉडल में। एक्चुअली हमारी जो जितनी भी फिजिक्स है ना, देखिए सारे की सारी जो फिजिक्स है वो ना छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रिनोज होते हैं। वो जितने भी पार्टिकल होते हैं जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड मॉडल बनाते हैं, क्योंकि हर दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो इन पार्टिकल से मिलके बनती है। तो इनके लिए हमारे पास एक मॉडल होता है। तो हमारे अर्थ में देखिए 4 फोर्सेस पाए जाते हैं यूनिवर्स के अंदर। अभी तक तो हमें 4 फोर्सेस का ही पता है, कोई और होगा तो यूनिवर्स में हमें पता नहीं अभी। तो एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्चुअली हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि एटम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर एक हमारे पास वीक फोर्स होता है जो कि उससे बाहर होता है। फिर एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, और एक हमारे पास ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी इनमें से सबसे वीक होता है, इसकी रेंज सबसे ज़्यादा होती है डिस्टेंस वाइज, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज ये बहुत ही वीक होता है। अब ये समझ लीजिए, मान लें मेरे टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है और मैंने अपने टेबल से पेन उठाया, तो इसके लिए मुझे कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने पेन उठाया तो मैंने एंटी ग्रेविटी फोर्स लगाया ना, तो ग्रेविटी की एक्चुअली काफ़ी वीक फोर्स होता है। तो ये 4 तरह के फोर्स होते हैं। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल होता है फिजिक्स का, पार्टिकल्स का, इसके अंदर हम लोग ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सिर्फ 3 वालों को करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर के बाहर लगता है, और जो न्यूक्लियर के अंदर लगता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है।
तो ये मॉडल वैसे तो इनकम्प्लीट है, लेकिन आज तक की जितनी भी फिजिक्स की डिस्कवरी हुई है वो इस मॉडल को बेसिस पे ही की गई हैं। और इसके स्टैंडर्ड में क्या आता है, हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल भी लोग कहते हैं कई लोग ना। और फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, गॉड पार्टिकल को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो एक्चुअली हिग्स बोसोन एक ऐसा पार्टिकल होता है जो किसी भी चीज़ को वेट उसका वेट होता है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी फाइंड आउट करना बाकी हैं। तो अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी हुआ, तो इस स्टैंडर्ड मॉडल के बेसिस पे इस डब्ल्यू बोसोन का जो वेट हम लोगों ने मेज़र किया था साइंटिस्ट लोगों ने, वो वेट उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया है या कम आया है ना, डिफरेंस आया बेसिकली। तो अभी इस पूरे फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। जो इतने सालों से हम लोग यूज़ कर रहे थे, एक्चुअली वो ये तो इनकम्प्लीट तो वो था ही पहले, अब शायद इनवैलिड भी हो जाएगा। तो एक नया फिजिक्स जो है जन्म ले सकता है आने वाले समय में। तो अभी कुछ और एक्सपेरिमेंट करने की हमें ज़रूरत है, वो थोड़ा आप देख सकते हो। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, एकदम बिल्कुल प्योर साइंस का टॉपिक है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेड टू अर्ज रिजर्व बैंक टू हेल्प पुश बॉन्ड यील्ड। तो ये बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, इसमें कई सारी चीज़ें इन्होंने एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ, जब तक आपको अपनी इकोनॉमी के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तब तक ये आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएंगे। कोशिश करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन क्योंकि क्लास में हमारे पास ज़्यादा समय होता नहीं है, एक आर्टिकल को हम लोग 4-5 मिनट ही दे पाते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को जानने के लिए काफ़ी डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लास में आधा पौना घंटा चाहिए होता है हमें इनको समझाने के लिए। फिर भी थोड़ा कोशिश करता हूँ, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, कोशिश करना हमारा काम है ना, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए क्या है ये पूरा मामला। तो ये बॉन्ड वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा जब आप इकोनॉमी की बात करोगे। ये सिक्योरिटी वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा जब आप कैपिटल मार्केट की बात करोगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह ये वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा उठाएगी, वो या तो बैंकों से पैसा लेगी या फिर जनता से पैसा लेगी, दो ही तरीके होते हैं, ठीक है। तो जब सरकार को जो है, मान लो ये सरकार है हमारी, इसको पैसा चाहिए, तो ये क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, एक पेपर है ना, एक बॉन्ड पेपर होता है बेसिकली, ये स्टाम्प पेपर टाइप का रहता है। तो मान लो सरकार को जो है 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस पेपर के ऊपर लिखती है कि मैं भारतीय सरकार थ्रू RBI ये बॉन्ड इशू करता हूँ 100 करोड़ रुपए का, और जो इंसान मुझे 100 करोड़ रुपया देगा उसको मैं 10 साल के लिए मुझे 100 करोड़ रुपया देगा, उसको मैं 5% का इंटरेस्ट रेट दूंगा, और 10 साल ख़त्म होने के बाद ये पूरे का पूरा जो है उसको वापस कर दूंगा। तो ये किस तरह का बेसिकली बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक पैसा बोरो करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो जिस भी लोग इंसान के पास पैसा होता है, जो पैसा कमाना चाहता है, तो इस बॉन्ड को परचेज कर लेता है और सरकार को पैसा दे देता है, ठीक है। और बदले में इंटरेस्ट लेता रहता है हर साल, और जब 10 साल हो जाते हैं, उसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, तो ये सरकार उसको पूरा पैसा वापस कर देती है और बॉन्ड इससे वापस ले लेती है। तो बॉन्ड इस तरह से काम करता है। अब आपके हाथ में आ गया 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड, ये 10,000 का भी हो सकता है, ये 1 लाख का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। अब आपके हाथ में ये बॉन्ड आ गया। अब ये बॉन्ड जो है वो एज अ मनी का काम करता है। आप इस बॉन्ड को फर्दर मार्केट में बेच भी सकते हो, ठीक है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे बॉन्ड लेना चाहता है और उसको भी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सरकार के पास बॉन्ड और है नहीं, तो आपसे बोलेगा भाई मुझे बॉन्ड दे दो। आप बोलेगा नहीं, मैंने सरकार से 100 करोड़ रुपए दे के बॉन्ड खरीदा है, तो अगर तुम्हें मुझसे चाहिए तो आप मुझे जो है 105 करोड़ रुपया दो। हो सकता है उससे ज़्यादा पैसा मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, डिमांड सप्लाई का खेल होता है पूरा। तो ये होता है हमारा पूरा बॉन्ड सिस्टम। बॉन्ड इज़ नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी बाय द गवर्नमेंट, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू बोरो मनी बाय द गवर्नमेंट। तो इसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहते हैं, और ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक्चुअली इसी को माना जाता है। और फिर एक हमारे पास होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली RBI के द्वारा यूज़ किया जाता है मार्केट से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे अब यह चीज़ को देखो आप, मान लो मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा हो गया, पैसा ही पैसा हो गया, चारों तरफ पैसा है ना, और आपको ये पता है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो अब RBI को मार्केट से पैसा खींचना है, तो वो कैसे खींचेगा। RBI जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड इशू करता है, ठीक है, बॉन्ड इशू करता है। तो मान लो सरकार को मार्केट से 100 करोड़ रुपया निकालना है, तो वो क्या करेंगे, 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू करेंगे, ठीक है। अब ये बॉन्ड की बहुत डिमांड होती है क्योंकि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो जैसे ही RBI अनाउंस करती है कि भैया मैं बॉन्ड इशू कर दी हैं, तो ये सारी जनता जो है वो बॉन्ड खरीदने के लिए भाग जाती है। तो इनको चाहिए बॉन्ड, है ना,
इनको बॉन्ड चाहिए और बॉन्ड के बदले में ये क्या देंगे, पैसा देंगे। तो जब ये पैसा देते हैं आरबीआई को तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है। इस तरह से मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। इसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये जो है सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलता है आपको जब भी आप कैपिटल मार्केट वगैरह देखते हो, बॉन्ड यील्ड। ठीक है, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। यील्ड का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो आदमी बॉन्ड खरीद रहा है, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट रेट तो एक्सपेक्ट करता है ना, तभी तो खरीद रहा है। तो यही एक्चुअली इस बॉन्ड की यील्ड होती है। यील्ड मतलब उस बॉन्ड से उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना वो पैसा कमाता है, इसे बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। और जब जब बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, हमारा यील्ड कम हो जाता है। इसके बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, हाई बॉन्ड प्राइस होता है तो यील्ड कम हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर मान लो आप देख के चलो, अगर आपने एक बॉन्ड खरीदा और ये बॉन्ड खरीदा आपने 50 रुपये का और आपको इंटरेस्ट रेट मिला इसके ऊपर 10%। ठीक है, 10% का, तो आपको 5 रुपये इंटरेस्ट रेट मिला, ये आपका यील्ड हो गया। ये आपका यील्ड हो गया ना। तो ये 5 रुपये जो है आपका हो गया यील्ड। तो ये 10% का आपको यहाँ पे गेन होता है। लेकिन मान लो आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया 100 रुपये। ठीक है, अभी आपने उसको जो है 100 रुपये दिए, पहले आपने सिर्फ 50 रुपये दिए थे, तो बॉन्ड का प्राइस कम था, आपकी जेब से कम पैसा गया। अभी आपकी जेब से जा रहा है 100 रुपये, तो आपकी जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपको उतना ही मिल रहा है, तो आपकी यील्ड कम हो जाती है, आपके ऊपर जो उसका प्रॉफिट था वो ओवरऑल कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी जो है आपको जो है उतना पैसा मिलता है। तो ये थोड़ा सा प्राइस और बॉन्ड के बीच में थोड़ा सा आपको रिलेशन थोड़ा देख सकते हो, याद रहे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपके इकोनॉमी के बेसिक पॉइंट कवर होंगे तो सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं। बट थोड़ा बहुत यू शुड नो कि बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे काम करती हैं। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी होती हैं। थोड़ा डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दिया, पढ़ सकते हो। जो लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी होती है उसे जिसे GSEC कहते हैं, GSEC। ठीक है, इसे गिल्ट एज बॉन्ड भी कहते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इकोनॉमी को। और जो शॉर्ट टर्म होती हैं उसे हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं बेसिकली वो ट्रेजरी बिल को इशू नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इशू कर सकती हैं, दोनों को कर सकती हैं। स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसे वो सिर्फ लॉन्ग टर्म यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही इशू कर सकती हैं। लेकिन स्टेट के केस में इसको बोला जाता है स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड इसको बोला जाता है, और स्टेट डेवलपमेंट फंड भी इसको बोल देते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन भी इसको बोल देते हैं, कई सारे तरीके होते हैं इसको बोलने के। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आप यहाँ पे क्लियरली जाके इसको देख सकते हो। तो सरकार का बेसिकली अभी क्या करते हैं, वो आरबीआई के थ्रू मार्केट से पैसा खींचना चाहती है, तो जिसके लिए वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास पैसा है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके फादर के पास पैसा है तो आप उनको बोल सकते हो, मदर के पास पैसा आप उनको बोल सकते हो, क्योंकि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो यही था पूरे का पूरा आर्टिकल। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, GSEC क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ द PM एंड द CGI अग्री ऑन द आउटडेटेड लॉज। तो आजकल क्या मतलब कई सालों से जुडिशरी के बीच में और सरकार के बीच में ये एक थोड़ा डिफरेंस चल रहा है कि जुडिशरी कह रही है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे। बहुत सारे कानून आज भी ऐसे हैं जो ब्रिटिशर के समय से ज्यों के त्यों चल रहे हैं। हालांकि 2015 के बाद सरकार ने कोशिश किया है कि ऐसे आउटडेटेड लॉज को हटाया जाए, और बहुत सारे लॉज को एक्चुअली हटाया भी गया। 1500 से लेकर 2000 के लगभग जो कानूनों को जो है पिछले 7-8 साल में हटा दिया गया सरकार के द्वारा। फिर भी अभी भी कई सारे कानून ऐसे हैं जो बने हुए हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो है सेडिशन लॉ, जिसको लेकर आजकल वैसे भी काफ़ी हंगामा है। और एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट की इसको सुनने वाली है कि वो देखने वाली है कि इसको हटाएं कि ना हटाएं। तो सेडिशन लॉ भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया ना, 1860 में बनाया गया था। आप देख सकते हो कितने साल हो गए हैं इसको, है ना। तो 40 साल वो हो गए, 100 साल ये हो गए, 20 साल ये हो गए। तो आप देख सकते हो भैया 160 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस कानून को। तो इसको हटाएं कि ना हटाएं, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है। और कानून को हटाने के कई सारे तरीके होते हैं। कानून को एक्चुअली किसी भी कानून को हटाना तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ऑर्डिनेंस के थ्रू हो सकता है, या फिर कानून एक
पार्लियामेंट के अंदर एक कानून लेके आया जाता है किसी भी कानून को हटाने के लिए, जैसे फार्म बिल है, तो फार्म बिल को हटाने के लिए एक और कानून लेके आए थे हम लोग, ठीक है। तो कई सारे तरीके होते हैं और कई कानून ऐसे होते हैं जब उनको पास किया जाता है पार्लियामेंट में तो उनकी एक जो है एक एक्सपायरी डेट रख दी जाती है और उस एक्सपायरी डेट पे वो खुद ब खुद लैप्स हो जाते हैं और जिसे सनसेट क्लोज कहते हैं, ठीक है। तो उसको वैसे भी हट सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल जो दोस्तों हमारे पास है वो है एमिग्रेंट्स को लेके। तो देखिए दुनिया भर में इंडिया के जो कुछ लोगों का बहुत नाम है। अगर आप देखें दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सीईओ इंडियंस हैं, है ना। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, ट्विटर की बात करो, आप गूगल की बात करो, है ना, इंडियंस हैं भाई। तो इंडियंस के बहुत नाम है दुनिया में, लेकिन यूजली अब वो तो हाईली स्किल्ड हो गए ना, लेकिन जो सेमी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड जो इंडियन एमिग्रेंट्स हैं, एमिग्रेंट का मतलब जो दूसरी कंट्री में जाते हैं। देखिए दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होते हैं जो अंदर आते हैं, इंडिया में आते हैं। एमिग्रेंट का मतलब होता है जो बाहर जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ये आर्टिकल है कि उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ सत्या नडेला और सिर्फ गूगल के सीईओ के बारे में ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि इंडिया में के जो टोटल 13.4 मिलियन एनआरआई हैं जो दुनिया भर में रहते हैं, मतलब देख के चलो, मतलब 13.4 मिलियन मतलब कितना हो गया ये, आप देख लो, जो है आपका लगभग जो है ये आपका 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग हो गए हैं। इतने ज़्यादा इंडियन भैया बाहर रहते हैं। तो जिनमें से 64% कहाँ रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं। जैसे आपका यूएई में सबसे ज़्यादा रहते हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। और जो थोड़े बहुत परसेंटेज बाकी है, जैसे वो यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये लोग वहाँ पे चले तो जाते हैं और सरकार का ये भी कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कि हर साल जो है 2.5 मिलियन वर्कर्स इंडिया के जो है दूसरी कंट्री में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं मूव करते हैं। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जब ये लोग बाहर काम करते हैं, मान लो कोई आदमी है जो केरला से सऊदी अरेबिया में गया हुआ है, वहाँ पे काम करता है, तो वहाँ से पैसा वो इंडिया में भेजता है, जिसे कहा जाता है रेमिटेंस, है ना। तो वो जब पैसा इंडिया में आता है तो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के दौरान के अकॉर्डिंग जो है इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, $87 बिलियन इन 2021। सेकंड नंबर पे आता है चाइना में, और चाइना इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, वहाँ पे आता है सिर्फ और सिर्फ $53 बिलियन। और फिर यहाँ पे आप कह सकते हो फिलीपींस में आता है, मैक्सिको में आता है, ये भी इनमें काफ़ी आता है। इवन छोटी छोटी जो कंट्री हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के जीडीपी का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो रेमिटेंस से आता है। हालांकि इंडिया के जीडीपी का बहुत कम हिस्सा रेमिटेंस से आता है, सिर्फ 3% ही आता है। लेकिन अगर नेपाल, पाकिस्तान को देखो तो आप देख सकते हो क्लियरली कितना ज़्यादा जीडीपी उनका डिपेंड करता है। श्रीलंका के तो वाट ही सिर्फ इसलिए लग गई है क्योंकि श्रीलंका का रेमिटेंस कम हो गया था लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि विदेशों में काम रहा नहीं था, वहाँ के लोगों को काम मिल नहीं रहा था, तो वो श्रीलंका में पैसा भेज नहीं पाए, तो जिसकी वजह से वहाँ पे फॉरेन करेंसी काफ़ी कम हो गई। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो बाहर लोग जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम भी होती है ना। तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है प्रॉब्लम्स को, और कैसे इस पोटेंशियल को हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे जो रेमिटेंस इंडिया में आता है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं इन टर्म के, हम लोग अपने जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने कही कि पहली तो कही इन्होंने ह्यूमन कैपिटल की। तो जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, जो सेमी स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, हम उनको स्किल वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे उनके रिक्रूटमेंट वगैरह का चांस बढ़ जाता है। दूसरी बात, इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो ब्रोकर्स होते हैं जो कि वीज़ा लगवाने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं, तो वो भी थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो उनकी जो वेलफेयर होता है, वेलबींग होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गल्फ़ कंट्री में हमारे यहाँ से लेबर जाती है उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता है, उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया जाता है, इनह्यूमन कंडीशंस में वहाँ पे रहते हैं वो लोग, है ना। ये भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिक्रूटमेंट वगैरह प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए। और इवन जो माइग्रेंट्स हमारे बाहर जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इवन 2015 में सरकार ने एक मदद प्रोग्राम भी चलाया था। ये पोर्टल होता है जिसमें अगर कोई माइग्रेंट है वो बाहर गया हुआ है तो अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है, अपनी कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। बहुत सारी कंप्लेंट वहाँ पर आई हैं
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सोल्व भी किया गया है। इवन सरकार ने पिछले साल जो है इमिग्रेशन बिल 2021 भी हम लोगों ने लाए थे, अभी तक ये पास नहीं हुआ है, बट स्टिल हो सकता है इस साल हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली थोड़ा बहुत हम लोग अपने आंसर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो आर्टिकल हमारे पास वो है डिसोनेंस इन द इंडिया जर्मन टाइज। तो मोदी जी देखिए गए हुए हैं जर्मनी के अंदर, तो उसके बारे में ही इसलिए आर्टिकल दे दिया उन्होंने। कोई कुछ खास यहाँ पे चीज़ नहीं है, लेकिन शुरुआत वहीं से इन्होंने की है। देखिए जर्मनी जो है और रशिया है ना, इस समय दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है, ये इसी बात किसी छिपी नहीं है। इवन जापान, ठीक है, जापान के साथ और रशिया के साथ इनका भी इशू चल रहा है, यूएस से इनका भी इशू चल रहा है, और ये इंडिया के पार्टनर्स हैं, है ना। जर्मनी भी, जापान भी, यूएसए भी, राइट। ऑस्ट्रेलिया का इशू भी चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी हमारा पार्टनर है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि रशिया के ऊपर इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया जो अब्सटेन हुआ है बहुत सारी मीटिंग से, हम लोगों ने रशिया को बहुत ज़्यादा ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो इंडिया को लेके उनका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसा जो है कई बार वो कहा जाता है। तो क्या इससे इंडिया पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा वेस्टर्न कंट्री से? क्या यूरोप, अमेरिका इंडिया को पूरी तरह से आइसोलेट कर देंगे? ऐसा नहीं है। दे कैन नॉट आइसोलेट इंडिया, बिकॉज उनको भी इंडिया की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे आता है चाइना, है ना। तो एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। इंडिया को भी बैलेंस बनाना है, यूरोप को बैलेंस बनाना है कि वो इंडिया से कैसे टैकल करेंगे। ना तो वो इंडिया को पूरा इग्नोर कर सकते और ना ही इंडिया को पूरा सपोर्ट कर पा रहे हैं। इंडिया भी इसी सिचुएशन में है, ना तो हम रशिया को खुलेआम गाली दे पा रहे हैं, ना ही हम लोग रशिया को पूरी तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें भी बैलेंस बनाना है, उनको भी बैलेंस बनाना है। तो एक हमारी जो एक ऑटोनॉमी होती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो भी हम लोगों को मेंटेन करनी है। तो ये जो जैसे जर्मनी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम लोगों के बीच में एक कॉमन थ्रेड है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हालांकि परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, बट लार्जेस्ट है। ये कंट्रीज़ के अंदर अपनी अपनी कमियां हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सब हम लोग शेयर करते हैं। ह्यूमन राइट्स को हम लोग वैल्यू करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो एक वो कॉमन ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी ही एकमात्र फैक्टर है या कोई और फैक्टर है? क्या इंडिया पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है? ऐसा नहीं है। इंडिया कई ऐसी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखता है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे म्यांमार, है ना। म्यांमार के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन स्टिल इंडिया म्यांमार के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं हमारे। वो हमारा प्रैक्टिकल रीज़न है, हमारी प्रैक्टिकलिटी की वजह से भैया हमारा पड़ोसी है, दिक्कत हो जाएगी हमें नहीं तो ये कहना कि इंडिया और जर्मनी सिर्फ इसलिए एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं क्योंकि वो दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कोई और रास्ता भी देखना पड़ेगा अच्छे संबंध बनाने के लिए, और यहाँ पे वो फैक्टर हो सकता है चाइना, क्योंकि चाइना को यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरह से थ्रेट मानती हैं। इंडिया भी उसको एक थ्रेट मानता है। तो चाइना हमारे लिए एक कॉमन बाइंडिंग फोर्स हो सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। वही इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बात बोला है। उसके अलावा इंडिया जो है जर्मनी के साथ साथ फ्रांस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। डेनमार्क में भी यात्रा भी हो रही है, वो टॉप प्रायोरिटी है। तो बेसिकली इंडिया जो रशिया के साथ इस समय इशू चल रहे हैं और इन कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल रिलेशन हम लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को हम लोग यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, जब कोई आपके साथ जिसके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते या आपके बीच में कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो आप कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो जहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो। इंडिया जर्मनी कहाँ पे कोलैबोरेट कर सकता है? इकोनॉमी के लेवल पे कोलैबोरेट कर सकता है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह वो सब हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, क्लाइमेट चेंज, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जहाँ पे इंडिया जर्मनी कोलैबोरेट कर सकता है। और इवन इंडिया को जो है G7 मीटिंग में इन्वाइट भी किया गया है जर्मनी के द्वारा। शायद जर्मनी इंडिया की सपोर्ट चाहता है अगेंस्ट रशिया, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अभी देखना रहेगा कि G7 में हमारा क्या स्टैंड रहता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं।
तो यही था आज के इस पूरे के पूरे एनालिसिस में। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो है प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है। तो हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स भी है जो कि स्टार्ट हो चुका है बेसिकली, और कई सारी क्लासेस इसकी हो भी चुकी हैं। और अभी भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है आपके पास, इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। और हमारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं। हर सैटरडे को उसकी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ही करवाया जाता है ये, ठीक है। इसकी फ़ीस सिर्फ 7900 रुपीज़ है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं, वीकली मैगजीन आपको मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, और मंथली करंट अफेयर का मैगजीन भी आपको दिया जाता है। तो इसको अगर आपको करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।